हेलो डियर स्टूडेंट्स, साउंड के इस लेक्चर में आपको स्वागत है। इसमें क्या है कि हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव पढ़ने जा रहे हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में पिछले लेक्चर में और स्ट्रिंग्स का जब हम लोग वेव इंटरफेरेंस पढ़े थे तो उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो फिर से कर लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में क्या होता है, साउंड किस तरह से इंटरफेयर करता है। तो वेव का जो नॉर्मल नेचर होता है, चाहे वो लाइट वेव हो, साउंड वेव हो या स्ट्रिंग वेव हो, एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है कि वेव है और वेव इंटरफेयर एक ही तरीके से करता है। ठीक है, बस उसको बार बार पढ़ लेते हैं अलग अलग तरीके से, बहुत माइनर, कहीं कहीं मैथमेटिक्स सेम होता है, डिफरेंसेस केवल ज्योमेट्रिकल और अलग चीज़ों में होता है, बट वेव का जो मैथमेटिक है वो वही रहता है। तो इंटरफेरेंस और साउंड वेव में कहते हैं, मान लीजिए उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है, कोई भी इंटरफेरेंस हो, साउंड वेव हो, स्ट्रिंग का हो या लाइट का वेव हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए कंडीशन है और वो है सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जो जनरेट करता है पल्स, सोर्स जो जनरेट करता है, चाहे वो साउंड हो या लाइट हो, वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस जनरेट करना चाहिए। दो सोर्स है, मान लीजिए दोनों को इंटरफेयर कराना है किसी एक पॉइंट पर, तो उन दोनों का जो फेज जो है जब वो जनरेट करता है, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उनको हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। एक ये क्लियर हो गया कि सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब ऑल द टाइम दे मस्ट हैव सेम फेज डिफरेंस ड्यूरिंग जनरेशन। ठीक है, ये हो गया। तो मान लेते हैं कि लेट पी दो इक्वेशंस मानते हैं और प्रेशर टर्म में इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, लेट मान लीजिए दो सोर्सेस हैं, एक सोर्स मान लीजिए यहाँ पे है और एक सोर्स यहाँ पे है, और हमको यहाँ इंटरफेयर कराना है किसी एक पॉइंट पर। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर एक मान लीजिए कि साउंड बॉक्स रखा हुआ है तो ये जनरेट कर रहा है और यहाँ पर एक जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये x है और ये x प्लस डेल्टा x है डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें को कहाँ करना है, यहाँ पर देखना है कि उनको इंटरफेयर कराने पे क्या होता है। सोर्स एक ये है, एक ये है, इन दोनों का नाम दे देते हैं। एक सोर्स S1 है और दूसरा सोर्स S2 है। क्लियर है, x और x प्लस डेल्टा x है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो मान लेते हैं दोनों सोर्स जो जनरेट कर रहा है, लेट P1 इक्वल टू, एक पहला है P01 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये हो सकता है, मान सकते हैं ना, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी मान सकते हैं, या के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी मान सकते हैं। के एक्स माइनस ओमेगा टी यहाँ मानते हैं, चलिए P01 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये सब इक्वेशन ऑफ वेव का अलग अलग फॉर्म है। लेट इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों में नहीं है, जीरो। जब वो जनरेट कर रहा है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, इनिशियल नहीं है, तो P2 जो हो जाएगा वो P02 अलग एम्पलीट्यूड है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वो था के एक्स माइनस ओमेगा, यही रहेगा, तब ना फेज डिफरेंस नहीं है। जितना यहाँ फेज है उतना यहाँ फेज है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। अब P2 इक्वल टू साइन के एक्स, अब यहाँ पर x नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन पाथ का डिफरेंस है। ये पाथ इसका जो है, इस पॉइंट के लिए x अलग है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अलग है, तो x के जगह x डैश लिखते हैं और उसको ब्रेक करते हैं, P02 साइन के, अब x के जगह x प्लस डेल्टा x दूसरे के लिए माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इनके बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इनिशियली नहीं था, लेकिन पाथ के अलग अलग डिस्टेंस डिफरेंसेस होने की वजह से उसमें क्रिएट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं P02 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के डेल्टा एक्स। यही के डेल्टा एक्स जो है वो फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, के डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर डेल्टा इक्वल टू के डेल्टा एक्स जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। के डेल्टा एक्स, के का 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं और डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो जो फेज डिफरेंस जो होता है वो एक फॉर्मूला भी यहाँ पे आ रहा है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। किसी भी वेव के लिए, वेव प्रोपोगेशन प्रोग्रेसिव वेव के लिए है, ये आपको लाइट में भी काम आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, फेज डिफरेंस इक्वल टू, वैसे भी सिंपल पता है कि जब 2 पाई का फेज डिफरेंस हो तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल जाएगा, कोई भी डेल्टा एक्स लेंथ हो तो 2 पाई बाई लैम्डा जो हो जाएगा वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा। 2 पाई बाई लैम्डा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो रिजल्टेंट वेव क्या होगा, एक वेव आपके पास ये है P1, दूसरा P2 है, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, लिखिए
रिजल्टेंट वेव विल बी कहाँ पर, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो P, तो P जो होगा वो P इक्वल टू हम लोग लिखेंगे P इक्वल टू P0, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम, साइन का साइन होगा kx माइनस ओमेगा टी ही रहेगा प्लस सम एक मान लीजिए जाई जो है उसका ये हो गया, या फाई ले लेते हैं, चलिए ना ज़्यादा इजी सिंबल यूज करते हैं, फाई। अब ये फाई जो हो गया फेज डिफरेंस हो गया किसके साथ, इनिशियल वाले P01 या P02 जो था इनिशियली जो था उसके साथ जो है फाई का फेज डिफरेंस रिजल्टेंट बना रहा है, kx माइनस ओमेगा टी तो दोनों तीनों में है, तो ये बना रहा है। तो हमें देखना है कि जो रिजल्टेंट है वो फाई वो कितना होगा और P0 का वैल्यू क्या होगा। तो P0 का वैल्यू तो सबको पता है कि P0 का वैल्यू जो होता है, हम लोग वेब में पहले पढ़े थे कि अगर मान लीजिए एक कोई P01 है, ये हम लोग पहले वेब में पढ़े हैं इसलिए मैं दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये P02 है तो इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वेक्टोरियली P0 वो इनका वेक्टर एडिशन होगा। यहाँ पर P01 और P02 के बीच में जो थी एंगल जो है डेल्टा है, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे P इक्वल टू वेक्टर, अगर याद कीजिए तो P01 स्क्वायर प्लस P02 स्क्वायर प्लस पैरेललोग्राम रूल 2P01 P02 कॉस डेल्टा, यही ना होता है। और अगर मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है, सॉरी डेल्टा तो इनके बीच का एंगल है और रिजल्टेंट जो है मान लीजिए फाई एंगल बनाता है फाई, तो tan फाई को लिख सकते हैं P02 साइन डेल्टा बाय P01 प्लस P02 कॉस डेल्टा। यही चीज़ है समझने वाली बात। वेक्टर, अब देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है, वेक्टर जो है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वेक्टर का ये जो है रिजल्टेंट पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, ये जो है एम्पलीट्यूड जो आया है ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा जब कॉस डेल्टा का वैल्यू 1 होगा। सो P0 इज मैक्सिमम व्हेन कॉस डेल्टा इक्वल टू 1, और ये कब होगा कॉस डेल्टा 1, जब डेल्टा जो होता है, डेल्टा मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, 2n पाई के बराबर हो जाएगा, तभी ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2n पाई का मतलब हो गया जहाँ पर n इक्वल टू मान लीजिए 0 है 1 है 2 है, ये सब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल कर दीजिए तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो n लैम्डा बाई n लैम्डा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2n लैम्डा बाई 2, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, या n लैम्डा सिंपली कह लीजिए, बात तो एक ही है। n लैम्डा मतलब 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, जब ये होगा तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब इन सारे लोकेशंस पे जो भी x आ रहा है वहाँ पर प्रेशर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कहाँ पर, फॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा, ये है आपका मेन पॉइंट, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, P0 मिनिमम कब होगा, या P मिनिमम कह लीजिए कब होगा, ये देखिए P इक्वल टू P0 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बोले हैं ना, ठीक है। तो जो एम्पलीट्यूड है किसी किसी लोकेशन पे एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, P0 आपका डिपेंड कर रहा है x पर ना, कॉस डेल्टा है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। तो P0 जो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है रिजल्टेंट का वो वेरी कर रहा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। तो वही देख रहे हैं कि जो भी इस पॉइंट को, जो भी लोकेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। P0 इज मिनिमम, कब होगा मिनिमम, व्हेन कॉस डेल्टा इक्वल टू -1, और ये कब कब होगा, व्हेन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा 2n प्लस 1 पाई होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब भी होगा तब, क्लियर है। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ प्रेशर हमेशा मिनिमम बनेगा। कितना बनेगा, P0 जो होगा दैट इज इक्वल टू P01 माइनस P02, इसका मॉड ले लीजिए, उतना प्रेशर बनेगा वहाँ, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे,
ठीक है। स्क्वायर, और हमें पता है एम्पलीट्यूड से अगर प्रेशर को देखा जाए कहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ये क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, तो वी नो दैट इंटेंसिटी जो होता है वो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो प्रेशर स्क्वायर ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड, क्लियर है। इफ़ देयर इज, मान लो एक ऐसा केस ले लो कि इफ़ दे सोर्स हैज इनिशियल फेज डिफरेंस, अगर कुछ है सोर्स के बीच में तो इनिशियल फेज डिफरेंस हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अभी केवल पाथ डिफरेंस की वजह से फेज लिया है हमने। अगर कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस ऑलरेडी रहेगा दोनों के बीच में, दोनों सोर्स के बीच में, तो सिंपल सी बात है वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे टोटल फेज डिफरेंस में। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि फेज डिफरेंस, पाथ फेज डिफरेंस अगर 2n पाई रहा डिटेक्टर पर तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और 2n+1 पाई रहा फेज डिफरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है। इफ सोर्स हैज इनिशियल फेज डिफरेंस से डेल्टा 0 डेल्टा नॉट है तो P1 = P01 साइन kx माइनस ओमेगा टी तो होगा ही, और P2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा का फेज डिफरेंस डाल देते हैं, P02 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये ऐसे जनरेट कर रहा है। तो फेज डिफरेंस एट डिटेक्टर कितना हो जाएगा, एट P पॉइंट पर डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस की वजह से कितना हो रहा था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा अलग से ले लीजिए डेल्टा 0, बस इतना ही आया। और इसको 2n पाई कर दीजिए या 2n+1 पाई कर दीजिए, क्लियर है। तो इतना था इंटरफेरेंस ऑफ वेव में। दो वेव है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि वहाँ पर इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड जो प्रोपोर्शनल है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेनॉन होते हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में धीरे धीरे जब करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब एक नया चीज़ देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी तरह से साउंड वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी वेव रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एट रिजिड बाउंड्री देयर विल ऑलवेज बी मैक्सिमम प्रेशर एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर बोथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव एंड नो फेज चेंज। तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन मतलब साउंड जा रहा है कहीं से ऐसे करके वेव, साउंड वेव, और वॉल से टकरा रहा है और वापस आ जा रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन हम लोग ट्रांसवर्स वेव में भी देखे थे, यहाँ भी देखते हैं। वेव पल्स एक जाएगा, मतलब प्रेशर पल्स जाएगा। ध्यान से ऐसे देखिए, जब प्रेशर पल्स ऐसे जनरेट हुआ जा रहा है तो जब बाउंड्री से टकराएगा, अगर रिजिड बाउंड्री है तो यहाँ का पार्टिकल मूव नहीं करेगा, और जो मैक्सिमम प्रेशर पल्स जब यहाँ पहुँचेगा तो वो मैक्सिमम प्रेशर पल्स बन के ही वापस भी लौटेगा। बस इतना समझ जाइए, प्रेशर था और वो प्रेशर बन के ही वापस लौटेगा। इसका मतलब कि केवल डायरेक्शन बदलेगा लेकिन फेज चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्लियर है। तो ये मान लीजिए साउंड वेव, साउंड पल्स जा रहा था, साउंड को ऐसी पल्स के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं, जा रहा था, और जब वापस आएगा टकराने के बाद तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वापस भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, उधर से पल्स ये बन के ही आएगा, उनमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। एक इधर जा रहा था, ये रिजिड वॉल से टकराया है तब, क्लियर है। हैज़ नो इनिशियल फेज चेंज। जबकि ओपन बाउंड्री में कुछ और होता है। ओपन बाउंड्री इंटरेस्टिंग है। लाइक द एंड ऑफ एन ओपन ट्यूब, प्रेशर वेव सडनली एनकाउंटर ए लो प्रेशर जोन। तो कंप्रेशन पल्स जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है रेयरफेक्शन, एंड रेयरफेक्शन जो है मतलब जो लो प्रेशर जोन है वो हाई प्रेशर में बदल जाता है। हेयर इज दस ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन क्या, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब से होकर के वेव जा रहा है। ठीक है, वेव का मतलब हो गया कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का रीजन जा रहा है। जाने के बाद जब यहाँ पर आएगा तो सडनली उसको बाहर का लो प्रेशर दिखाई देता है। लो प्रेशर दिखाई देता है तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो लो प्रेशर बन करके रिफ्लेक्ट होता है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। और आफ्टर रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड कंप्रेशन पल्स बिकम्स रेयरफेक्शन एंड वाइस वर्सा। दोनों ये चीज़ क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो अब जब हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके बाद ही ये चीज़ आता है कि जो एयर कॉलम होता है किसी ट्यूब के अंदर में अगर एयर रख दिए, मान लीजिए क्लोज ट्यूब है एक साइड से, इसमें एयर रख दिए हैं और यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क को ले आकर के वाइब्रेट करा रहे हैं, तो यहाँ का जो है यहाँ पर पल्स, प्रेशर पल्स जनरेट होकर के इसके अंदर आता है, टकराता है और वापस जाता है।
तो वो सिमिलर सिचुएशन हो जाता है जैसा कि स्ट्रिंग में हम लोग पढ़े थे कि एक वेव पल्स दे दिए, वेव पल्स दे रहे हैं लगातार ऐसे ऐसे, तो वो जा रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर इंटरफेयर कर रहा है। यही सिचुएशन यहाँ भी होता है। यहाँ किस टाइप का सिचुएशन होगा, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक ओपन एंड क्लोज वाला एक ले लिए, क्लोज है इधर ओपन है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, बट वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज वाला ले लिए। तो यहाँ से मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड जा रहा है पल्स बन करके, और यहाँ ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होकर के वापस मैक्सिमम प्रेशर बन के आ रहा है। यहाँ फेज डिफरेंस कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, फिर वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो ये ओपन एंड है तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा ओपन एंड पर, और ये पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा वो, और जो फिर वापस जो यहाँ से ओरिजिनल सोर्स जो जनरेट कर रहा है वो, दोनों पल्स मिल करके इंटरफेयर करके फिर वो इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो ये जा रहा है, फिर इधर से आएगा टकरा के बाद फिर ओरिजिनल के साथ इंटरफेयर करेगा। तो ये इंटरफेयर कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि जो एम्पलीट्यूड जो है वो बदलते जा रहा है, बड़ा होते जाएगा या कम होते जाएगा इस लोकेशन पे, डिपेंडिंग ऑन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो ये जो हो रहा है ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक कि ये इंटरफेरेंस जो है ऐड होते जाएगा या इंटरफेयर होते जाएगा, बेटर ये कहिए, ये तब तक होते जाएगा। कौन सा, ओरिजिनल के साथ रिफ्लेक्टेड वाला, ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव ऐड अप होते जा रहा है, और ये तब तक होगा जब तक कि जो ओरिजिनल वेव जो है इक्वल टू लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि जब ये आके वापस जा रहा है तो उसमें कुछ लॉसेस भी होता है। जब जितना भी वेव एनर्जी जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू लॉसेस ड्यूरिंग द ट्रैवल, ऑनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवल, तो तब तक होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो एनर्जी जनरेट हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा या किसी भी सोर्स के द्वारा, वो लॉसेस के बराबर हो जाएगा। फिर जो ऑलरेडी डेवलप उसमें एयर कॉलम में जो वेव डेवलप हो गया वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, वो आएगा जाएगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा वो ट्यूनिंग फॉर्क बाद में क्या हो जाएगा, जब स्टैंडिंग वेव डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद केवल लॉसेस को मेकअप कर रहा है, जो लॉस आ रहा है उसको एनर्जी दे करके मेकअप कर दे रहा है, बाकी स्टैंडिंग वेव अपना उसमें डेवलप हो चुका, ठीक है। स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडिनल वन, लेट अस कंसीडर टू अपोजिट वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, एंड मान लो कि दोनों इंटरफेयर कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये समझाने के लिए किया कि स्टैंडिंग वेव किस तरह से जनरेट होता है, डेवलप होता है। So let us consider two opposite wave of same amplitude and frequency and they are interfering. इंटरफेयर कर रहा है, दोनों का इक्वेशन मान लेते हैं। मान लीजिए एक का है P0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये राइट की तरफ मूव हो रहा है। दूसरे का मान लेते हैं P2 जो है वो है P0 साइन kx माइनस ओमेगा टी की जगह प्लस ओमेगा टी, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ठीक है। या इसको लिखते हैं P0 P1 इक्वल टू, बेटर है वेव प्रोग्रेसिव वेव फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है, और टी प्लस एक्स बाई वी के फॉर्म में। दोनों में एम्पलीट्यूड में सेम फ्रिक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो जो P हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P01 प्लस P02, इंटरफेरेंस वेव जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2P0 दोनों को ऐड करिएगा तो 2P0 साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला से 2P0 कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये आ जाता है, ठीक है। ये करके देखिए आ जाएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, लगाइए। एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। यही स्टैंडिंग वेव जनरेट होता है ट्यूब के अंदर, पाइप के अंदर, ठीक है। सेम एज वी स्टडीड इन ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, इसी टाइप का तो पढ़े थे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं ऐसे वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर प्रेशर जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर जीरो का मतलब कि जब भी प्रेशर बोल रहे हैं तो वो नॉर्मल प्रेशर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा पी की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो जब भी पॉइंट, जो भी पॉइंट जहाँ पर प्रेशर जीरो हो जाएगा, वो जैसे प्रेशर इज नॉर्मल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर नोड और प्रेशर एंटी नोड बोलेंगे। स्ट्रिंग में भी इसी तरह से बोले थे, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो था पार्टिकल का उसको हम लोगों ने नोड बोला था, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा था उसको डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बोला था।
तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटी नोड वो क्या होता है, लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स वेयर p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि प्रेशर इज नॉर्मल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में उस समय है। प्रेशर जब नॉर्मल प्रेशर होगा तो जो भी पॉइंट पे होगा, पॉइंट्स वेयर दिस अकर्स, पॉइंट्स वेयर p इक्वल टू 0 दिस अकर विल बी प्रेशर नोड्स, ये सारे पॉइंट प्रेशर नोड्स कहलाएंगे। एंड वेयर p इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर दोज पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड्स। मैक्सिमम कितना होगा, 2p0 होगा। इक्वेशन देखिए, मैक्सिमम क्या होगा 2p0, किसी भी टाइम कुछ भी ले लीजिए कि x का वैल्यू अगर हम लोग 1 कर देते हैं, कि x का वैल्यू 1 कर देंगे तो वो हो जाएगा 2p0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 2p हो जाएगा प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर जो हो जाएगा p इक्वल टू मैक्सिमम 2p0 जहाँ जहाँ होगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड्स। ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटी नोड इज कॉल्ड इज लैम्डा बाई 2 होता है। रिमेंबर प्रेशर नोड इज डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड एंड वाइस वर्सा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा होता है, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में तो रिलेशनशिप है ही, हमें पता है। तो जो प्रेशर नोड होगा वो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ट्यूब में अभी हम लोग देखेंगे, जब हम लोग ऑर्गन पाइप का स्टडी करेंगे तो मान लीजिए दोनों एंड पर है, यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क आपने डाल दिया, एक वाइब्रेट हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क बैक एंड फोर्थ, जिससे इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट हुआ है, बोथ हैंड ओपन है, उसमें बोथ हैंड ओपन उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट हुआ है। तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा तो यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल सबसे ज़्यादा तो नोड बनेगा, प्रेशर नोड बनेगा। ठीक है, प्रेशर नोड बनेगा और बहुत सारे मोड बनेंगे, वो हम लोग देखेंगे अभी, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। ये प्रेशर नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है, और ये प्रेशर है, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग अगर ड्रॉ करना हुआ तो इसका मतलब कि यहाँ पे एंटी नोड बन जाएगा और यहाँ एंटी नोड। ये डिस्प्लेसमेंट चीज़ सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक प्रेशर के लिए, एक इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर स्टडी करेंगे, ऑर्गन पाइप के ऊपर में। ओके, 2 ऑडियो स्पीकर्स आर केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट एंड आर ड्रिवन बाय सेम एम्पलीफायर सिस्टम। ए पर्सन इज सिटिंग at a place 6 meter from one of the speakers and 6.4 meter from the other. If the sound signal is continuously varied from 500 to 5000 Hz, what are the frequencies for which there is a destructive interference at the place of the listener? तो मान लीजिए कि कोई एक स्पीकर, एक S1 यहाँ पे है, दूसरा स्पीकर S2 यहाँ पे है। अब एक आदमी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, S1 पे कुछ दूरी पे है और S2 पे कुछ दूरी पे है। ये मान लीजिए 6 मीटर है और ये 6.4 मीटर, ऐसा डिस्टेंस पे वो बैठा हुआ है पॉइंट P पर। अब पॉइंट P पर बैठा हुआ है तो दोनों के बीच का डेल्टा एक्स तो हमें पता है। ठीक है, डेल्टा एक्स कितना है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.4 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0.4 मीटर। अब क्या है कि इस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना है। हमें पता है कि डेल्टा डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तब डिस्ट्रक्टिव बनता है। ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, याद रखिए। ठीक है, इसका मतलब कि 0.4 जो हो गया दैट इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, और लैम्डा क्या है, v बाई न्यू। तो यहाँ से न्यू का आ गया, न्यू इज इक्वल टू 2n + 1 v बाई 0.8। ये न्यू v का वैल्यू तुम्हें पता है, स्पीड ऑफ साउंड 320 पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है इतना से इतना हर्ट्ज दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, क्योंकि n इक्वल टू वेरी करता है 1 2 3, 0 से 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 2n + 1 इंटू 320 बाई 0.8, दिस शुड लाई बिटवीन व्हाट, 500 to 5000। बस इसको सॉल्व कर लेना है कि n का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया
8 चौके 32, 400 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 1, दिस शुड बी मोर देन 5/4 एंड लेस देन कितना, 2 0 हो गया 50/4। इसको सॉल्व करते जाइए तो 2n शुड बी लेस देन 5/4 - 1 1/4, और ये कितना हो जाएगा जी, 50/4 - 1 करेंगे तो 46/8, 46/4, ठीक है। तो n का वैल्यू हो गया, वो हो गया 1/8 मोर देन एंड लेस देन 46/8, मतलब नियरली इक्वल टू 5 प्लस समथिंग होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू मतलब मोर देन 0, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, इंटीजर लेंगे तो n कैन बी 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू ले सकता है, और यही 5 वैल्यू पुट कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि न्यू का वैल्यू तो हमें ये पता है ना, ये वाला, इसी में n = 1 2 3 4 5 पुट कर दीजिए, सारे फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर न्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए तो ये आ जाएगा 3v/0.8, 3v/0.8 मतलब 1200 हो जाएगा, ठीक है। 1200 कितना, हर्ज। इसी तरह से एक हो जाएगा 1200 4, 1200 4 400 का डिफरेंस आएगा 2000, 2800, 3600, 4400। अब करके देखिए देखिए 2n + 1 है ना, मतलब कि v/0.8 कितना हो गया, v/0.8 400, तो 2n + 1 × 400 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब n हम 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 3 1200, जब n 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 1 5 24 200, मतलब 2000 हर्ज हो जाएगा। जब 3 पुट करेंगे 2800 हो जाएगा, 7 × 4, जब 4 पुट करेंगे 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 हुआ, और जब 5 पुट करेंगे तो 4400 हो जाएगा हर्ज। तो कहने का मतलब क्या कि क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, 4400 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 2 स्टीरियो स्पीकर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2.4 मीटर, ये देखिए इनके बीच में 2.4 मीटर का गैप है। ए पर्सन स्टैंड्स एट 3.2 मीटर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर एज शोन इन द फिगर, ये वाला हो गया, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज इन द ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में, फॉर विच द लिसनर विल हियर ए मिनिमम साउंड इंटेंसिटी, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ाना है, प्रेशर का, स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है, मिनिमम इंटेंसिटी उसको सुनना है। तो यहाँ भी उसको क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करना है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब λ/2 ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक ये हो गया, एक ये डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक साउंड जो है वो यहाँ से उसके कान में जाएगा, एक साउंड यहाँ से जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा इतना, और पथ डिफरेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है पहले ये निकाल लेते हैं। ये जो है ये डिस्टेंस x, तो x = निकालेंगे √3.2² प्लस 2.4², और ये कितना आ जाएगा, ये करिएगा 10.24 और 5.76। ये कुछ का स्क्वायर वगैरह जो है 100 तक स्क्वायर इजी रखते हैं, या तो ईजी हो जाएगा आपको। तो ये 4 मीटर आ गया, तो ये 4 मीटर आ गया। अब सवाल है कि जो 4 मीटर आया और 3.2 मीटर है, तो ΔX यहाँ से ईजिली आ गया, 4 - 3.2 दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर, डेल्टा आ गया। तो अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको क्या चाहिए, ΔX = 2n + 1 λ/2, यही ना होता है। तो इसका मतलब 0.8 = 2n + 1। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जिस तरह से प्रीवियस प्रॉब्लम किए हैं ठीक उसी तरह से λ/2, इसका मतलब कि 2n + 1/2 कर देते हैं, लैम्डा को लिखते हैं v/ν। तो यहाँ से आ गया ν = 2n + 1/2, v भी रहेगा और 0.8 हो गया, ये आया हमारे पास।
और यहाँ भी 320 है, तो ये भी 400 हो जाएगा। v बाई 0.8 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 400 बाई 200 न्यू, कहाँ से 22 इतना वेरी करना है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू 400 मतलब 200 बोल लेते हैं, 200। ये आया आपका फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करना है वो बता दिया। तो हमारे पास क्या बन जा रहा है कि 2n प्लस 1 इंटू 200 कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज, यही ना बोला है जी, मेरे ख्याल से यही 20 से 20,000, 20,000 नहीं 2,000 सॉरी 20 नहीं, ठीक है 2000 ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा करते हैं, 2n प्लस 1 शुड लाई बिटवीन, 200 से डिवाइड कर दिया तो 1/10 हो गया, और इधर हो गया 200 से डिवाइड कर दिया तो 10 हो गया। तो 2n शुड लाई बिटवीन -1 नेगेटिव, मानो मोर देन 0 कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा पर्पज सॉल्व हो जा रहा है क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं, और यहाँ पे हो जा रहा है 9। इसका मतलब n इज 4.5, मतलब 4 प्लस होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 0 से 4 तक हो जाएगा, ठीक है, 0 से 4 है ना आगा। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 ये हो सकता है, तब तो 2000 के रेंज में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 2000 दिया हुआ है सिर्फ, अगर 20,000 रहता तो क्या हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन शायद 20,000 कहना चाह रहा था। अगर 20,000 होता तो हमारे पास ये हो जाता कितना, 2n प्लस 1, ठीक है, इज लेस देन ग्रेटर देन 1/10, तो इधर रहेगा ही, इधर हो जाता आपका 100, ठीक है। तो 2n लेस देन ग्रेटर देन 0, इधर लेस देन हो जाता 99, ठीक है। 99 का मतलब n जो हो जाता वो 49 प्लस, ठीक है, 49 प्लस मतलब 49 तक जाता ग्रेटर देन 0। तो मतलब यहाँ पर n हो जाता 0 to 49, जो नहीं हो पा रहा है अगर 2000 दिया हुआ है तब। क्लियर है दोनों केसेस में, कैसा भी क्वेश्चन दे दिया हो।